प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके समक्ष एक बार फिर से बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो व्याख्यान लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि हमने इसके पूर्व के वीडियो में पढ़ा था कि हम आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत हमने सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य के बारे में हमने अध्ययन किया था। इसी कड़ी में आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत जैन साहित्य एक महत्वपूर्ण साहित्य है जो कि सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होता है और प्रामाणिक साहित्य भी है। तो आइए इस वीडियो लेक्चर में हम आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत आने वाले और भी साहित्य के बारे में अध्ययन करेंगे, जिनमें से प्रमुख रूप से जैन साहित्य हमारे सामने आता है। जैन धर्म का प्रवर्तन, जैसा कि हम सब जानते हैं, महावीर स्वामी ने किया था। हालांकि उनके पूर्व भी 23 तीर्थंकर जैन धर्म के हो चुके थे, लेकिन इस जैन धर्म का प्रवर्तन हम महावीर स्वामी के द्वारा मानते हैं। आदिकाल में प्राप्त साहित्य में जैन साहित्य की मात्रा ही सर्वाधिक है। सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अगर साहित्य है आदिकालीन साहित्य में तो वह जैन साहित्य है। जैन साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता इसकी विविधता और इसकी विशदता है। पुराण, चरित्र काव्य, कथा काव्य, श्रृंगार, भक्ति, वीर, नीति, व्याकरण आदि विविध विषयों को लेकर अनेक काव्य, दोहा, चौपाई, बोलियां, वार्ता, ख्यात, रास, रासक आदि सभी शैलियों में यह साहित्य में प्राप्त होता है। इस कड़ी में अगर हम देखें तो हिंदी जैन साहित्य के प्रसिद्ध ग्रंथ अगर हमारे सामने जो आते हैं तो सबसे प्रथम आता है श्रावकाचार। ये श्रावकाचार ग्रंथ प्रसिद्ध जैनाचार्य देवसेन ने सन 933 ईस्वी में लिखा था। श्रावकाचार में 250 दोहे हैं, जिसमें श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। इसी कड़ी में जो दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ हमारे सामने आता है वह है भरतेश्वर बाहुबली रास। इसकी रचना 1184 ईस्वी में शालिभद्र सूरि ने की थी। यह जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। इसमें भरतेश्वर और बाहुबली के चरित्र का वर्णन है। इसी कड़ी में हमारे सामने जो एक महत्वपूर्ण ग्रंथ आता है उसका नाम है चंदन बाला रास। सन 1200 ईस्वी में के लगभग जालोर के आसगु नामक कवि ने 25 छंद के इस लघु खंड काव्य की रचना की थी। रेवंतगिरी रास सन 1231 ईस्वी के लगभग विजय सेन सूरि ने इस काव्य की रचना की थी। नेमिनाथ रास सुमति मणि ने सन 1213 ईस्वी में इसकी रचना की थी। इस प्रकार जो हम देखते हैं कि जैन, इसके अतिरिक्त भी जैन साहित्य की प्रचुर मात्रा हमें प्राप्त होती है। यह कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ थे जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। जैन साहित्य की विशेषताओं के बारे में अगर हम जानकारी प्राप्त करें तो हम ये कह सकते हैं कि इन साहित्य में एक विविध विषयों का समागम है। विषय वैविध्य है। श्रृंगार, वीर, शांत, रस संबंधी है ना, और इसी प्रकार ऋतु वर्णन, इतिहास, चरित्र काव्य आदि विभिन्न प्रकार की विविधताएं हमें इस काव्य के अंतर्गत दिखाई देती है। और दूसरी विशेषता जो है मुख्य रूप से यह काव्य में प्रबंध और मुक्तक दोनों ही रूप में प्राप्त होता है ना। मूलतः जो है प्रबंध काव्य चरित्र काव्य के रूप में उपलब्ध होते हैं। जैन साहित्य की जो एक महत्वपूर्ण विशेषता है वो विशेषता है कि प्रामाणिकता है ना। हम सब जानते हैं कि सभी जैनाचार्य जो है धर्म स्थानों पर रहते थे और उनके देवालय, जिन्हें जिनालय भी कहा जाता है, वहां पर वे रह करके अपने साहित्य की रचना करते थे। तो वहीं पर उनकी प्रामाणिक प्रतियां हमें प्राप्त होती है। तो आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत अगर सर्वाधिक मात्रा में प्रामाणिक साहित्य जो प्राप्त होता है वो जैन धर्मावलंबियों का ही है, जैनाचार्य द्वारा लिखित साहित्य ही है। इसी प्रकार जैन धर्म के प्रचार प्रसार और उसकी उपदेशात्मकता से युक्त
यह साहित्य बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार जो है अगर हम देखें तो रस निरूपण भी इस साहित्य में हमें दिखलाई पड़ता है। लगभग सभी रसों में यह साहित्य में प्राप्त होता है। और सबसे बड़ी बात कि आदिकालीन साहित्य में भी जैन धर्म के साहित्य के भीतर हमें मानवतावादी दृष्टिकोण का पता लगता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जैन धर्म अहिंसा के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को लेकर आगे बढ़ता है, तो जीवों के प्रति दया उस धर्म शास्त्रों के साहित्य का बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है जो कि मानवतावाद में सिखाता है। इसी कड़ी में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इस युग का महत्वपूर्ण साहित्य रासो साहित्य के रूप में उपलब्ध होता है। जैसा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो आदिकालीन साहित्य की परिगणना के लिए जो महत्वपूर्ण 12 ग्रंथ निकाले थे, उनमें से 8 रासो साहित्य के ग्रंथ थे। तो रासो साहित्य से तात्पर्य क्या है, इसके बारे में ये वीरगाथात्मक साहित्य कैसे और किस तरह से हमें उपलब्ध होता है, इसके बारे में हम रासो साहित्य के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। आदिकाल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचनाएं प्राचीन राजस्थानी या डिंगल में वीरगाथाओं के रूप में लिखे गए रासो काव्य हैं। इसके आधार पर ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल का नामकरण दिया था। ये चरित्र काव्य जिनमें युद्धों का सजीव चित्रण हुआ है, वीर रस को गरिमा में चित्रित किया गया है। यद्यपि इतिहासकारों के द्वारा इन ग्रंथों में से अधिकांश की प्रामाणिकता पर संदेह व्यक्त किया गया है, किंतु काव्यात्मकता की दृष्टि से इनके महत्व को नगण्य नहीं किया जा सकता। इन वीर गाथात्मक काव्यों में अधिकांश चरित्र काव्य हैं जिनको रासो नाम से लिखा गया है। रासो काव्य का अध्ययन करने से पहले हम रासो शब्द की उत्पत्ति का अध्ययन कर लेते हैं, है ना। ये जानना भी आवश्यक है कि जो रासो जो शब्द है ये कहाँ से प्रचलन में आया, इसकी व्युत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। आदिकालीन साहित्य में रासो नामक अनेक ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, यथा पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, हम्मी रासो, विशलदेव रासो, परमाल रासो आदि आदि। रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मत प्रचलित हैं। इनमें से प्रमुख मत निम्नलिखित हैं। पहला मत जो है फ्रांसीसी इतिहासकार गार्सा द तासी का है, जो रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय से मानते हैं, किंतु उनके पास इसकी पुष्टि के लिए कोई प्रमाण नहीं है। दूसरा मत है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो की उत्पत्ति रसायन शब्द से स्वीकार की है। शुक्ल जी के अनुसार विशलदेव रासो में रसायन शब्द कई बार आया है और यह रसायन कालांतर में रासो हो गया है। नरोत्तम स्वामी ने रासो की उत्पत्ति रसिक शब्द से मानी है, जिसका अर्थ प्राचीन राजस्थानी भाषा के अनुसार कथा काव्य होता है। इसी शब्द के रूप में क्रमशः रासव और रासो शब्द भी मिलते हैं। आचार्य चंद्रबली पांडे रासो शब्द की उत्पत्ति शुद्ध संस्कृत रूप रासक से मानते हैं। रासक संस्कृत साहित्य में रासक की गणना उपरूपक के रूप में की गई है। श्री हरिवल्लभ भयाणी ने रासक शब्द की उत्पत्ति रासक छंद से रासो की उत्पत्ति मानी है। आचार्य हरि प्रसाद द्विवेदी के अनुसार रासो चरित्र काव्य का सूचक है, ना कि वीरगाथात्मक काव्यों का। रासो आदिकालीन साहित्य में एक महत्वपूर्ण काव्य रूप है। जैन साहित्य में भी चरित्र काव्य की परंपरा में रचे गए ग्रंथों की जानकारी मिलती है। रासो नामधारी चरित्र काव्यों की सामान्य विशेषता ऐसी घटनाओं का वर्णन है जिसका ऐतिहासिक महत्व हो तथा जिसमें चमत्कार एवं शौर्यपूर्ण महत्व कार्यों की कल्पना से अतिरंजित होकर बड़ी भव्यता का प्रदर्शन करती हो। इन रासो काव्यों को लिखने वाले अधिकांश कवि चारण थे, इसलिए आदिकाल को चारण काल की संज्ञा भी कतिपय विद्वानों ने दी है। इस प्रकार हम ये मान सकते हैं कि रासो एक प्रकार से चरित्र काव्य है, ना कि वीरगाथात्मक काव्य है। किसी एक चरित्र को लेकर के, राजा या किसी महान पुरुष या संत महात्मा के चरित्र को लेकर के जैन धर्मा ग्रंथों में भी और बाद में राजस्थानी के डिंगल भाषा काव्य में भी इन रासो ग्रंथों की रचना की गई है। इन रासो ग्रंथों की जो प्रमुख विशेषता है वो इस प्रकार से हम मान सकते हैं कि पहला ही जो विशेषता है, आश्रयदाताओं की, राजाओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा। इन रासो ग्रंथों की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता में दिखलाई पड़ती है कि इन सब रासो ग्रंथों के रचयिता चारण कवि हैं। मतलब विशेष तौर से डिंगल भाषा में, राजस्थानी भाषा में लिखे गए जो चारण काव्य हैं, रासो ग्रंथ हैं, उन सभी में
अपने अपने आश्रयदाता राजाओं की विशेषताओं की प्रशंसा की गई है और वह अतिरंजता के स्तर पर की गई है, अतिशोक्तिपूर्ण स्तर पर की गई है। इसी को कतिपय लोग जो है संकुचित राष्ट्रीयता भी मानकर इसका अध्ययन करते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, युद्धों के सुंदर एवं सजीव वर्णन। इस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि इस काल में युद्धों का सुंदर और सजीव वर्णन हमें प्राप्त होता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता है, वीर एवं श्रृंगार रस का समन्वय। इन रासो काव्यों में केवल वीर रस का ही चित्रण नहीं है, बल्कि वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का भी चित्रण है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जिन राजाओं को लेकर के ये रासो ग्रंथ लिखे गए हैं, वे राजा जब युद्ध भूमि में होते थे तब उनकी वीरता का प्रदर्शन होता था, और जब वे युद्ध नहीं कर रहे होते थे तब वे निवास में या अन्य कई सुरा सुंदरियों में डूबे रहते थे, और उस सुरा सुंदरियों के वर्णन में श्रृंगार रस का बड़ा ही सुंदर चित्रण हुआ है। चौथी जो विशेषता है वो विशेषता यह है, ऐतिहासिकता की अपेक्षा कल्पना का प्राचुर्य है। हम मानते हैं कि ये सभी जो रासो ग्रंथ है वो ऐतिहासिक चरित्रों को लेकर लिखे गए हैं, लेकिन ऐतिहासिक चरित्रों के साथ साथ इसमें कल्पना की बहुलता भी हमें दिखलाई पड़ती है। वीर गाथाओं में भावोन्मेष का अभाव है ना, जहां जहां वीर काव्य लिखे गए हैं, जहां जहां वीर रस से युक्त चरित्र चित्रण किए गए हैं, वहां पर हमें भावनाओं का अभाव दिखाई देता है। ये काव्य प्रबंध और मुक्तक हम दोनों रूप में ही हमें मिलते हैं। काव्यों की विविधता भी इस काव्य में दिखलाई पड़ती है। इसी प्रकार छंदों की विविधता, ये संपूर्ण रासो काव्य किसी एक छंद को लेकर लिखे नहीं गए हैं, इनमें अलग अलग छंदों का प्रयोग हुआ है। सबसे बड़ी विशेषता डिंगल भाषा का प्रयोग। ये सभी रासो ग्रंथ राजस्थानी भाषा, जो जिसे कि हम डिंगल भाषा भी कहते हैं, उसमें लिखे गए हैं। और अन्य कई विशेषताएं इस काल की और भी है, जो जब हम व्याख्या के रूप में आगे के पाठों का अध्ययन करेंगे, वहां पर हम